हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम दोबारा आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपका टॉपिक है अकाउंट से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसका नाम होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पे आपका एग्जाम कैसे आ सकता है। कम से कम 2 से 4 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपसे डायरेक्टली इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि एक घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे केस स्टडी की तरह। अगर आप सीए इंटर कर रहे हो, अगर आपके बीकॉम में ये टॉपिक इन्वॉल्व है या फिर आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो भी आपसे जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पे सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, बिल्कुल एक केस स्टडी बनाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे जब हमारा पूरा टॉपिक ये हो जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जैसे कि इसका नाम कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको डिस्क्लोज कर दो, वो सबको बता दो, खुलेआम चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब बोलता है कि जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं, प्लस उसको अप्लाई करने का जो मेथड है, अप्लाइंग मेथड जो है, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि अकाउंट्स में ये पॉलिसी है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, इसकी वैल्यूएशन इस तरीके से करनी है, प्लस इसको आप फीफो मेथड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू, या जो भी डिफरेंट मेथड है उसके द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों चीजों को मिला दिया जाता है, तब कहा जाता है इसको अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो आपको फॉलो करनी है। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग those principle which are adopted by an enterprises in the presentation of financial statement। अब हर कंपनी, जो कि आपकी कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ, आपकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC लिमिटेड, और मेरी है XYZ लिमिटेड, और हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं जहां पे हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी होती है। उसका भी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है या नहीं। तो यहाँ पे हम दोनों को अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है। अब यहाँ क्या हुआ, मान लो मैंने जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी अलग तरीके से, ठीक है, मैंने बना दी अलग तरीके से, आपने बना दी अलग तरीके से, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि आप उसको, जितनी भी एंटरप्राइजेस मार्केट्स में है, वो उस तरीके से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने रेडी करें, ताकि सब में एक कॉमन तरीका दिखे। ऐसा नहीं है कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रहा है और दूसरा पर्सन अलग तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज बताई गई हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई गई हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन। ये कुछ एग्जम्पशंस है जो कि आप अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान में देते हो, जो कि डिस्कस किया गया है पैरा नंबर 10 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये पैरा नंबर आप अगर याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं याद होता तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप याद करोगे तो वो आपके लिए और बेटर होगा। इसके अकॉर्डिंग 3 ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके बताए गए हैं। पहला, गोइंग कंसर्न, यानी कि आप जो अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो वो ये सोच के कर रहे हो कि आपका बिजनेस जो है कल को खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, ये आगे काफी टाइम तक चलेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी, यानी आज आप जो मेथड यूज कर रहे हो अगली बार भी आप वही मेथड यूज करोगे, जो उस मेथड को यूज कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। ऐसा नहीं है आज आपने फीफो से किया, कल आपने वेटेड एवरेज से अपना जो है अपनी इन्वेंट्रीज को वैल्यूएट कर लिया, नहीं, वहां पे कंसिस्टेंसी रखनी है, मेथड्स में कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी यानी कि एक तरीके से रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अक्रूअल मेथड। अक्रूअल मेथड यानी कि ऐसा नहीं है कि कैश आ रहा है तभी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, नहीं, अगर वो जो है इवेंट अकर हो गया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, वो आपका अक्रूअल मेथड कहता है। तो ये 3 आपके ऐसे अकाउंटिंग एग्जम्पशन है जो कि बोला गया है कि अगर आपने ये तीनों अकाउंटिंग एग्जम्पशन फॉलो किए हैं, अगर आपने फॉलो किए हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की, हम मान लेंगे कि आपने फॉलो किए हैं। बट अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसी चीज है तीनों में से जो फॉलो नहीं की है, तो आपको सबको चिल्ला चिल्ला के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने जो अपना स्टेटमेंट्स आप निकालोगे उसमें एक नोट में बताना पड़ेगा कि आपने ये वाला अकाउंटिंग एग्जम्पशन फॉलो नहीं किया है, और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। जैसे मान लो
मैं पिछले टाइम तक फीफो मेथड यूज करती आई थी अपने वैल्यू इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए। तो अब मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज को यूज कर लिया, इस साल वेटेड एवरेज को यूज कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा एक एग्जम्पशन है जो कि चेंज हो रहा है, कंसिस्टेंसी का, क्योंकि मुझे एक ही मेथड रखना था, कंसिस्टेंस रहना था अपने मेथड्स में, बट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने फॉलो कर लिए, ये तीनों चीजें फॉलो की हैं, ठीक है, एंड नोट फॉलो, अगर तीनों चीजें फॉलो की हैं तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई भी चीज इन तीनों में से फॉलो नहीं की तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम पिछले महीने तक, पिछले साल तक हमने जो है फीफो मेथड यूज किया और इस साल हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया है, उसके पीछे का कारण भी आपको बताना पड़ेगा। ये तो बात हुई आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन की। अब देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबीसी लिमिटेड था, वो अपना वैल्यूएशन कर रहा था फीफो मेथड के थ्रू, बट इस साल उसने क्या किया है, वेटेड एवरेज यूज किया है। तो उसको कौन कौन से, क्या उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ये सब चीजें, या फिर उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक केस स्टडी की तरह से यहीं पे बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहीं पे चीजें बनती कि इन तीनों चीजों को लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपनी है फॉलो कर रही है, तो उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो ये पूछ लिया। जहां पर हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं कि ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं, तो पैरा नंबर 10 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग उसको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको जो है आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप उसके तहत उसको यूज करोगे। तो पैरा नंबर 16 और 17 में इसका डिस्क्लोजर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। पैरा नंबर 16 कहता है प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करो, वो आपका जो भी बिजनेस है उसको एक सही वैल्यू दिखाए। ऐसा ना हो जैसे 31 मार्च के रात के 11:30 बजे आपको कॉल आया कि मुझे आपसे कुछ परचेज करना है, तो आप मुझे जो है इसका प्राइस बता दो और हम इसको आगे जाकर के परचेज कर लेंगे। तो आपने क्या सोचा कि यार ये तो 31 मार्च के लास्ट में आके बात हो रही है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि मेरी सेल जो है बूस्ट अप हो जाए और मेरी सेल ज्यादा दिख जाए। बट आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी दिन नहीं हुआ है। ये एक क्या हो जाएगा, ये एक अनफेयर व्यू दिखाएगा, फेयर व्यू नहीं दिखाएगा, ट्रू वैल्यू नहीं दिखाएगा आपके जो भी बिजनेस की है उसकी। तो इसलिए आप इसको तब रिकॉर्ड करोगे जब वो सेल हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के बारे में बोला गया है पैरा 16 में कि ऐसा आप अकाउंटिंग पॉलिसी लो जो कि आपकी बैलेंस शीट है, जो कि आपकी P&L है, उसमें आपकी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाए। सेकेंड कंसिडरेशन बताई गई है पैरा 16 में कि प्रूडेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही कुछ अलग ही दिखा दो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए और मटेरियलिटी होनी चाहिए। इन सब चीजों के होने चाहिए, तभी आप किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लोगे। नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप डिस्क्लोज कहाँ करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी में, जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है निकाली जाती है तो उसमें आप देखोगे कि नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहले आपका होता है जैसे ट्रेडिंग एंड P&L होता है, फिर बैलेंस शीट होता है, उसके बाद उसमें नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पे बैलेंस शीट और P&L जिसमें जो चीजें डाली गई होती हैं उसका पूरा ब्रीफ में बताया गया होता है कि शेयर कैपिटल अगर 5 लाख है तो क्यों है, अगर इसका अमाउंट इतना है तो वो क्यों है, उसके पूरी जो है ब्रेफिकेट करके उसमें दिखाया गया होता है, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं, और इसको हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट मानते हैं। तो ये सब चीजें एक ही जगह पर डिस्क्लोज होनी चाहिए, यानी एट वन प्लेस। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही जगह डिस्क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी आप कहीं दिखा रहे हो और दूसरी कहीं और दिखा रहे हो। डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए और फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको भी हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट ही मानते हैं। अब यहाँ बात की गई है वेयर द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में बी अडॉप्टेड। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है, जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है या 2 से ज्यादा ऑप्शन भी है, जहां पे आप उनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। और ये बात की गई है पैरा 14 में। इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जा सकती है, और उनके बारे में बताइए। सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जिसमें आपके पास फीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे, जब हम आगे इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, कि वहां पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं,
किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपको पीपीई वाला जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे उसमें कवर होगा। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप खुद चूज कर सकते हो और पॉलिसीज खुद अपनी देख सकते हो कि इन दोनों में से आपको कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अब देखो मैं कल तक कोई और अकाउंटिंग यूज कर रही थी, मैं फीफो मेथड यूज कर रही थी, अब मुझे वेटेड मेथड यूज करना है। तो किस किस पॉइंट्स में मैं ये चेंज कर सकती हूँ? ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा मन कि आज मैंने चेंज कर लिया, नहीं, उसके लिए कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं जो जब तक मैं उनको मीट नहीं करती तब तक के हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो कि बताया गया है पैरा नंबर 26 में। अब यहाँ बोला गया है कि जब तक आपको कोर्ट या स्टैट्यूटरी के द्वारा बोला ना गया हो कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कल तक मैं कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही थी, बट मैं अब ऐसे सिचुएशन में आ गई हूँ कि मुझे अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। तो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करने के लिए अगर आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है तो वहां पर भी आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है लास्ट, जिसमें सबसे ज्यादा लोग बच जाते हैं, वो है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आप जो पिछली पॉलिसी यूज कर रहे थे उसके वजह से आप अपनी बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हो, ट्रू वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हो, और जो न्यू पॉलिसी है उससे आपको ज्यादा बेटर वैल्यू दिख रही है, इसलिए आपने चेंज कर लिया, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और कई लोग यही बोल देते हैं कि हमारी पिछली से ज्यादा ये वाली पॉलिसी बेटर तरीके से ट्रू एंड फेयर वैल्यू दे रही है, और यही नहीं है, बट आपको इसको रीजन में बताना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे आपकी जो है पिछली पॉलिसी ज्यादा अच्छे से नहीं दे रही थी और ये पॉलिसी ज्यादा अच्छे से आपकी वैल्यू बता रही है। तो वो आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इफ चेंज द डिस्क्लोज, अगर आपने चेंज किया है, अगर आपने पॉलिसी चेंज की है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या, कि आपकी पुरानी पॉलिसी क्या थी। पुरानी मेरी फीफो वाली पॉलिसी थी, जो न्यू है वो क्या है, वो मेरी वेटेड एवरेज है। ठीक है, उसके बाद रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी, क्या रीजन है जो आपने चेंज किया। और थर्ड वन इज इसको चेंज करने से आपके बिजनेस में या आपके जो अमाउंट है उसमें क्या इम्पैक्ट आया है, क्या चेंज हुआ है। अगर आप फीफो से ही करते तो क्या वैल्यू आती, और वेटेड से किया है तो क्या वैल्यू आई है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आप जो है सर्टेन कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो, तो आपको वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और अगर नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने जो है ये चेंज क्यों किया, उसका रीजन क्या था। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड, कि अगर इसमें कोई मटेरियल इफेक्ट हुआ है, कोई अमाउंट का इफेक्ट हुआ है। फीफो से मैं कर रही थी तो मेरा 32 रुपए आ रहा था, वेटेड से कर रही हूँ 33 रुपए आ रहा है, तो वहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि अमाउंट अगर मैं पहचान सकती हूँ, अमाउंट सर्टेन है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अमाउंट भी और फैक्ट भी। लेकिन अगर अमाउंट में नहीं देख सकती, अमाउंट का हम पता नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये चीज आपको पता है कि इसी साल करंट पीरियड में उसका इफेक्ट पड़ा है, बट कुछ ऐसी सिस्टम भी हो सकती है जिसका इफेक्ट इस साल नहीं पड़ा बट आने वाले साल में उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम पे भी सर्टेन नहीं कर पाओगे, अमाउंट आप नहीं पता कर पाओगे क्योंकि अभी उसका कोई चेंज आया ही नहीं है। तो वहां भी सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट कि आपने ये क्यों चेंज किया, रीजन क्या थे उसके पीछे। तो ये हुआ आज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसमें आपको बात की जाती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताने के लिए कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कीजिए। नहीं अगर कर रहे हो अकाउंटिंग अजम्पशंस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है डिस्क्लोज करने की, नहीं कर रहे हो तो बता दीजिए कैसे चेंज करना है और किस रीजन में आप चेंज कर सकते हो, और अगर चेंज किया है तो क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, कोई भी इशू है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक्स for watching.